नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश गुप्ता, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है भारतीय राष्ट्रपति। भारतीय राष्ट्रपति पर मैं पूर्व में एक वीडियो डाल चुका हूं जिसमें उनके सामान्य जो परिचय और उनकी चुनाव प्रक्रिया के बारे में मैंने बताया है। इस वीडियो में मैं उनके कार्यकाल, उनकी पदावधि और उनकी जो शपथ प्रक्रिया, उनके वेतन भत्ते इत्यादि पर हम चर्चा करेंगे। जो राष्ट्रपति की जब कार्यकाल या पदावधि के बारे में बात करें तो इसका जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 56 में है। राष्ट्रपति का जो सामान्यतः कार्यकाल है वो 5 वर्ष है। वो अपनी जिस तिथि से पद ग्रहण करेंगे उस तिथि से वो 5 वर्ष तक अपने पद पर कार्य करेंगे। तो पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष उनका कार्यकाल होगा। इस कार्यकाल के दौरान यदि वो बीच में त्यागपत्र देते हैं तो वो अपना त्यागपत्र हस्तलिखित उपराष्ट्रपति महोदय को प्रस्तुत करेंगे और उपराष्ट्रपति महोदय तत्काल प्रभाव से इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। चूंकि उपराष्ट्रपति स्वयं पदेन रूप से राज्यसभा के सभापति होते हैं, इसलिए राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को यह जो केस है, ये जो त्यागपत्र संबंधी सूचना है वह स्वतः ज्ञात हो जाएगी, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष को जो सूचना है वो तत्काल प्रभाव से उपराष्ट्रपति महोदय के द्वारा दी जाती है। यद्यपि बीच कार्यकाल के दौरान यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दें, लेकिन जब तक नया राष्ट्रपति न चुन लिया जाए तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 57 में, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय पुनर्निर्वाचन के लिए जो पात्रता है उसके बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो पुनः भी हो सकता है और बार बार भी हो सकता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए दोबारा भी चुना जा सकता है और बार बार भी चुना जा सकता है। कितनी ही बार चुना जा सकता है इसके लिए कोई अंतिम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। जैसे हम अमेरिका में बात करें तो अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकतम केवल 2 बार चुना जा सकता है, लेकिन भारतीय राष्ट्रपति के चुने जाने के लिए ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। वो बार बार चुना जा सकता है और वो कितनी ही बार चुना जा सकता है। अब हम फिर बात करते हैं अनुच्छेद 58 की, जिसमें राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं के बारे में बताया गया है। इसमें जो सबसे पहली योग्यता है वो यह है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। जो 35 वर्ष से कम आयु का यदि कोई भी व्यक्ति है, भारत का नागरिक है, वो इस पद के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। उसके लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण होना जरूरी है। तीसरी अन्य जो महत्वपूर्ण जो योग्यता है वो यह है कि वो लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, अर्थात उसका नाम किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। चौथी अन्य महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो यह है कि वो भारत या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी भी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। लेकिन 2006 में एक भारत सरकार द्वारा एक नया कानून बनाया गया है, जिसके अंतर्गत जो वर्तमान राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति हैं, राज्यपाल है किसी राज्य में, या फिर केंद्र या राज्य सरकार का कोई मंत्री लाभ का पद नहीं माना जाएगा। अर्थात यदि ये व्यक्ति, ये अधिकारी चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये लाभ के पद में शामिल नहीं माने जाएंगे। कौन कौन होगा ये? राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल और केंद्र या राज्य के मंत्री, वो लाभ के पद में नहीं माने जाएंगे। ये 2006 से एक नया कानून जो है अस्तित्व में आया, उसके बाद लाभ के पद की परिभाषा अब बदल गई है। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 59 की, जिसमें राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें बताई गई है। इन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा और वो किसी राज्य विधानमंडल के भी किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि मान लो कोई संसद का कोई सदस्य है या राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य है और यदि वह राष्ट्रपति के पद पर चुन लिए जाते हैं, तो जिस दिन वो राष्ट्रपति के पद पर चुने जाएंगे उससे पहले उन्हें
उस पद ग्रहण करने से पहले, राष्ट्रपति के पद को ग्रहण करने से पहले उन्हें जहां वो पूर्व में सदस्य हैं उससे उन्हें त्यागपत्र देना होगा। इसके अलावा राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर रहेंगे वो किसी भी अन्य लाभ का पद धारित या ग्रहण नहीं करेंगे। राष्ट्रपति को वो सभी लाभ प्राप्त होंगे, वो उपलब्धियां प्राप्त होंगी, वो भत्ते प्राप्त होंगे, वो विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जिन्हें संसद कानून द्वारा या विधि द्वारा निर्धारित करेगी। राष्ट्रपति की जो उपलब्धियां हैं, भत्ते हैं, वो उनके पदावधि के दौरान, उनके कार्यकाल के दौरान कोई कमी उनमें नहीं की जाएगी। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रपति की शपथ प्रक्रिया के बारे में, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति जब शपथ लेंगे, जब भी पद ग्रहण करेंगे, उससे पहले जब वो शपथ लेंगे तो शपथ सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके सामने वो शपथ लेंगे। लेकिन मान लो किसी कारण से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं, तो ऐसी स्थिति में जो सर्वोच्च न्यायालय का उस समय वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलाएंगे, उनके द्वारा राष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलवाई जाएगी। इस प्रकार जो राष्ट्रपति महोदय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपने पद की शपथ लेंगे। जब वो शपथ लेते हैं तो अपने पद की शपथ लेते हैं, वो गोपनीयता की शपथ नहीं लेते। लेकिन जब कोई मंत्री शपथ लेता है तो वो अपने पद के साथ साथ गोपनीयता की भी शपथ लेता है। ये जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति महोदय अपनी शपथ में अपने पद की शपथ लेते हैं, गोपनीयता की नहीं। इसमें अंतर्गत जो राष्ट्रपति है वो संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं। भारतीय जनता की सेवा और इस हेतु जो कल्याण करने की जो शपथ है वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ली जाती है। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया के बारे में, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में है। बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, कई बार इसे पेपर में पूछ लिया जाता है। जब राष्ट्रपति संविधान के विरुद्ध कार्य करते हैं या करेंगे, अर्थात जब वो राष्ट्रपति महोदय संविधान का उल्लंघन करते हैं, संविधान का अतिक्रमण करेंगे, तो उनके विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया लाई जा सकती है। इसे अंग्रेजी में इम्पीचमेंट मोशन भी कहा जाता है। कई बार अंग्रेजी में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो महाभियोग प्रक्रिया कब लाई जाएगी? जब राष्ट्रपति महोदय यदि संविधान का उल्लंघन करे तो। अच्छा, ये जो महाभियोग प्रक्रिया है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जो भारतीय संसद है, उसके दो सदन है, लोकसभा या राज्यसभा। तो ये महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा में भी लाया जा सकता है या फिर राज्यसभा में भी लाया जा सकता है प्रारंभिक रूप से। तो इस संबंध में दोनों सदनों की शक्तियां बराबर है। अर्थात राष्ट्रपति यदि संविधान का उल्लंघन करें तो उनके विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया की शुरुआत भारतीय संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा, कहीं से भी इसे शुरू किया जा सकता है। लेकिन जिस सदन में भी इसे शुरू किया जाएगा, उसे शुरू करने से पहले कम से कम उस सदन के 1/4 सदस्य, न्यूनतम 1/4 सदस्य एक आरोप पत्र सदन के अध्यक्ष को देंगे। और ये जो आरोप पत्र है संकल्प के रूप में होना चाहिए। तो कम से कम महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने के लिए उस सदन के 1/4, कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाना जरूरी है। यदि सदन का जो अध्यक्ष है या सभापति है, यदि वो उस आरोप पत्र को स्वीकार कर लेता है तो उसके पश्चात जो प्रथम सदन है जिसमें वो आरोप पत्र लाया गया है, उसमें उस महाभियोग प्रक्रिया पर चर्चा की जाएगी। और यदि उस सदन के द्वारा वो प्रस्ताव अपने कम से कम 2/3 अर्थात विशेष बहुमत से यदि पास कर दिया जाए तो वो महाभियोग प्रस्ताव उस सदन से पास होकर दूसरे सदन में जाएगा और दूसरा सदन उन आरोपों की जांच करेगा या करवाएगा। इस जांच की प्रक्रिया में राष्ट्रपति महोदय स्वयं अपना जवाब प्रस्तुत कर सकते हैं दूसरे सदन में, और वो जवाब स्वयं आकर भी दे सकते हैं या अपने किसी प्रतिनिधि के मार्फत भी अपना जवाब प्रस्तुत कर सकते हैं।
ये जांच के उपरांत भी यदि दूसरा सदन राष्ट्रपति के जवाब से संतुष्ट नहीं है और उन्हें दोषी माना जाए तो और दूसरा सदन भी अपने विशेष बहुमत अर्थात 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को अनुमति दे दे, तो जिस दिन वो प्रस्ताव पारित किया जाएगा उस दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा। इस प्रकार जो राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग प्रक्रिया लाई जाती है उसके अंतर्गत पहला जो सदन है वो महाभियोग प्रक्रिया पर विचार करता है और दूसरा सदन उसकी जांच करता है। महाभियोग प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि केवल भारतीय संविधान के संदर्भ में बात करें तो राष्ट्रपति पद को हटाने के लिए ही महाभियोग शब्द का उल्लेख होता है। हम कई किताबों में पाते हैं कि महाभियोग शब्द का प्रयोग या किसी भी अन्य अधिकारियों, कई और जो अधिकारी हैं उनको हटाने के लिए भी कई पुस्तकों में महाभियोग शब्द का उल्लेख किया गया है। लेकिन यदि संवैधानिक रूप भाषा की बात करें तो केवल भारतीय राष्ट्रपति को संविधान के विरुद्ध आचरण करने पर उनके विरुद्ध महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है। अन्य किसी अधिकारी को हटाने के लिए हम महाभियोग शब्द का प्रयोग संवैधानिक रूप से नहीं करते हैं। कई बार पेपर में पूछ ली जाती हैं ये चीजें। अब इस महाभियोग प्रक्रिया में यदि बात करें तो मैंने बताया कि संसद के दोनों सदनों द्वारा यह पास होना जरूरी है। वो अपने 2/3 या विशेष बहुमत से इसे पास करें। जहां राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में हमने चर्चा की थी कि वहां पर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और इसके अलावा उसमें राज्य विधानमंडल और दिल्ली और जो पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। इसके अलावा राज्य विधानसभा के भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। लेकिन इसकी जो महाभियोग प्रक्रिया है तो उसमें केवल लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। अर्थात यदि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया लाई जाए तो उसमें निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ मनोनीत सदस्यों को भी भाग लेने का अधिकार है, लेकिन केवल लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। इसमें जो राज्य विधानमंडल के जो विधानसभा या फिर विधान परिषद के किसी भी सदस्य को महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार नहीं है। भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया गया है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति का पद की जो रिक्तता है, राष्ट्रपति का पद जो खाली है वो कैसे हो सकता है। राष्ट्रपति का जो पद है वो निम्न प्रकार से रिक्त हो सकता है। जैसे पहला उनका कार्यकाल समाप्त हो जाए, या उनकी मृत्यु, या त्यागपत्र, या महाभियोग, या उनका कोई किसी कारण से निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए। तो यदि उनका कार्यकाल समाप्त होता है तो निश्चित रूप से नियम है कि कार्यकाल समाप्ति से पहले एक नए राष्ट्रपति का निर्वाचन करा लेना चाहिए। और ये राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर कार्यरत रहते हैं जब तक कि नया राष्ट्रपति पदभार ग्रहण न कर ले। यदि मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग के कारण या किसी अन्य कारण से अचानक यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो ये नियम है कि अगले 6 माह के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लेना चाहिए। और जो अगला राष्ट्रपति जो आएगा वो भी अपना कार्यकाल जिस दिन वो पद ग्रहण करेंगे उससे 5 वर्ष तक होगा। यदि हम राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन के बारे में बात करें, और यदि किसी राज्यसभा का सदस्य का जो कार्यकाल है वो सामान्यतः 6 वर्ष होता है, लेकिन बीच में किसी अकस्मात रूप से यदि कोई राज्यसभा सदस्य की मृत्यु हो जाए या वो त्यागपत्र दे दें तो बीच समय में यदि किसी नए राज्यसभा सदस्य का निर्वाचन होगा तो उसका कार्यकाल शेष अवधि होगा। उदाहरण के लिए एक राज्यसभा सदस्य कार्यकाल 6 वर्ष होता है और 3 वर्ष के बाद अकस्मात रूप से यदि किसी राज्यसभा सदस्य की मृत्यु हो जाए तो उस सीट से जो नया सदस्य चुना जाएगा उसका कार्यकाल 3 वर्ष होगा। लेकिन राष्ट्रपति के बारे में स्थिति दूसरी है। यदि मृत्यु के कारण, त्यागपत्र के कारण, महाभियोग के कारण या किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति का पद यदि अचानक रिक्त होता है और तो अगले 6 माह में नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होना जरूरी है। लेकिन जो नया राष्ट्रपति चुना जाएगा वो पूरे पद ग्रहण का जिस दिन वो पद ग्रहण करेगा उस तिथि से वो पूरे 5 वर्ष तक कार्य करेगा।
अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में यदि कोई भी विवाद होता है तो इसके विवाद का निपटारा केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। ये बात अनुच्छेद 71 में कही गई है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के से संबंधित कोई भी चुनाव संबंधित विवाद होता है तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। इसका प्रावधान अनुच्छेद 71 है। अच्छा, यदि राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी और वो केस चला, कुछ समय पश्चात यदि ऐसा हो जाए कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर देता है, लेकिन फिर भी जब तक उस राष्ट्रपति महोदय ने जितने समयावधि तक कार्य किया है उस दौरान उसके द्वारा जो किए गए जो कार्य हैं वो अवैध नहीं माने जाएंगे, वो वैध होंगे। चाहे बाद में उसका निर्वाचन अवैध हो गया हो, लेकिन जितने समय तक वो अपने पद पे रहा है उसके द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा जो किए गए जो कार्य हैं वो अवैध नहीं माने जाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की वैधता पर भी इस कारण कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि निर्वाचन मंडल में कोई स्थान रिक्त नहीं है। अर्थात यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया है और यदि कोई राज्य विधानसभा को निलंबित है, भंग है या कोई सदस्य का पद रिक्त है, तभी चुनाव प्रक्रिया को नहीं रोका जाएगा, वो चलेगी और कोई भी इस बात पर विवाद नहीं खड़ा करेगा कि निर्वाचन मंडल में वो स्थान रिक्त है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति महोदय के वेतन के बारे में। राष्ट्रपति महोदय के वेतन जो है वो 5 लाख रुपए प्रति माह है। ये जो इनका वेतन है वो भारत की संचित निधि पर भार है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन भत्तों में किसी प्रकार की कोई भी कटौती नहीं की जा सकती और राष्ट्रपति के जो वेतन भत्तों में जो संशोधन करने का जो अधिकार है वो हमारी भारतीय संसद के पास है। तो हमने आज राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में, राष्ट्रपति के वेतन के बारे में, राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया के बारे में, राष्ट्रपति की शपथ प्रक्रिया के बारे में और उनकी योग्यताएं और जो शर्तें जो राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित की गई हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।